हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। आज के अखबार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोग देखेंगे और उससे कुछ क्या सीख सकते हैं और आर प्रिपरेशन वो हम लोग जानेंगे। तो पहला है त्रिपुरा डैम के बारे में। ये त्रिपुरा का डैम बांग्लादेश में फ्लड का रीज़न बताया जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कैसे ये डैम ओवरफ्लो हुआ और ये ओवरफ्लो एक्सेसिव रेनफॉल उस रीजन में हर साल होता है, इस साल भी हुआ। बट इसके चलते जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बांग्लादेश में वो फैन आउट हो गया है एंड पीपल आर ब्लेमिंग इंडिया फॉर इट। तो बांग्लादेश डैम डिडंट कॉज बांग्लादेश फ्लड्स, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रही है। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो अभी रेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में, दे आर वेरी एंटी इंडिया और इसके चलते वो अपने कंट्री से सारे प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, बीट रिसेंट फ्लड्स। तो जो डैम का नाम है वो है दम्बूर डैम और ये गोमती नदी पे है। और हम लोग इसे सीखेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी ये डैम के बारे में या फिर इस रिवर के बारे में और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि गोमती रिवर मेघना से मिलती है और मेघना बराक नदी है जो इंडिया में है और इवेंचुअली वो जब बांग्लादेश में होती है तो उसका नाम मेघना रहता है। और ये दोनों जो गोमती नदी है वो त्रिपुरा से होके मेघना से मिलती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश ओवरऑल एक गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो कन्फ्लुएंस है उसी से उसके सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन दोनों रिवर्स का, वो सारे रिवर्स इवेंचुअली बांग्लादेश में ही जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस इवेंट से ये दिखता है कि अगर हम लोगों के पॉलिटिकल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है विथ आवर नेबर्स तो सिंपल क्लाइमेट इवेंट्स भी ट्रिगर कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है बायलैटरल रिलेशनशिप। अब न्यूज़ डॉक्टर्स के स्ट्राइक पे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या एक्शन लिया है और देखते हैं कि कैसे 2-3 स्टेट एक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड हाउ दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी और कैसे सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स और वनरेबल सिटीजन। तो डॉक्टर्स अक्रॉस स्टेट्स कॉल ऑफ स्ट्राइक एज सुप्रीम कोर्ट ब्रोकर्स पीस। ब्रोकर्स पीस का मतलब ये होता है कि समबडी, दो वेजिंग पार्टीज हैं जो कि बेलिजरेंट हैं या फिर आपस में कोई फ्यूड है उन दोनों के बीच में, एंड सम अदर थर्ड पार्टी इज ब्रोकरिंग अ पीस। तो ये जो पीस है ये किसके किसके बीच में है? तो इट इज़ बिटवीन डॉक्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर ओवरऑल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को ये पता है कि करेंटली डॉक्टर्स आर ऑन प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया टू फॉर डिमांडिंग न्यू लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन एट द वर्क प्लेस। तो दे आर एक्सट्रीमली वनरेबल। पेशेंट के परिवार कभी भी इमोशन में आके दे असॉल्ट डॉक्टर्स या फिर नर्स, कॉम्पाउंडर्स, जो भी हेल्थ ऑफिशियल होता है, दे आर एट थ्रेट। तो इसके चलते ये हमेशा कोई ना कोई खबर मिलती रहती है हम लोग को अखबारों से। तो इसके लिए डॉक्टर्स आर डिमांडिंग कि ये स्पेसिफिक लॉ क्रिएट किया जाए अक्रॉस इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए लॉ बनाए। कुछ स्टेट्स में इसके लिए स्पेसिफिक लॉ है बट दे आर इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में भी इसके लिए स्पेशल लॉ है, बट उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से जो हम लोग अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो शायद उसी की वजह से है कि एग्जिस्टिंग लॉ को, स्टेट गवर्नमेंट का पास किया लॉ को स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस अथॉरिटीज़ सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, इन्फोर्स नहीं कर पा रही है। तो व्हेन स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन एंड द पीपल विल प्रोटेस्ट एट स्ट्रीट। There is extreme hardship caused to the patient because यहाँ पे दो विक्टिम्स है स्टेट की इनएफिशिएंसी का, एक डॉक्टर्स देमसेल्व्स और दूसरा पेशेंट जो कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में है एंड जो फाइनल हार्म जिसको हो रहा है वो ऑर्डिनरी पेशेंट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। एक स्टेटमेंट आया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। तो ही इज saying, requesting the doctors to go back to their work so that they can perform their duties और citizen जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका एक्शन लिया जाए, उनको हेल्प किया जाए। तो ये देखता है कि स्टेट की इनएफिशिएंसी से कैसे कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है टू रेक्टिफाई सम एरर्स या फिर
अल्टीमेट सिटीजन को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो इससे दिखता है व्हेन स्टेट फेल्स टू एक्ट द सिस्टम ब्रेक्स डाउन और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड मेक पीपल परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब हम लोग इस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्वेश्चन उठता है मेजर कि जब स्टेट है, स्टेट की पुलिस है, फंडामेंटल राइट्स है एंड देयर इज पुलिस फोर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव power to create laws and to enforce those laws. If the law is not implemented and doctors go on strike, कितने लेवल पे फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहे हैं? फर्स्ट, डॉक्टर्स का फंडामेंटल राइट है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायलेंस, वो वायलेट हुआ। उसके बाद जो लॉ पास किया है तो प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स, वो वायलेट हुआ। उनके प्रोटेस्ट के कारण जो आम सिटीजन है दे आर सफरिंग, ये भी फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो ये दिखता है कि हाउ वी हैव फेल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन फेमर्स। अब जो टास्क फोर्स बना है उसके मैंडेट के बारे में कुछ जान ले। तो पहला है उसका मैंडेट ये है कि नेशनल टास्क फोर्स हैज बीन क्रिएटेड टू लुक अपॉन सेफ्टी मेजर्स इन द हॉस्पिटल्स फॉर द डॉक्टर्स। उसके बाद दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको भी वो टास्क फोर्स देखेगा। और तीसरा है बेटर वर्किंग कंडीशन, इसको भी टास्क फोर्स देखेगा। एंड चीफ जस्टिस हाईलाइटेड दिस बाय सेइंग हाउ कुड अ पर्सन वर्क फॉर इन 36 to 48 आवर शिफ्ट्स। ही वॉज अम्यूज्ड बाय दिस। और ये हमारे यहाँ के गवर्नमेंट डॉक्टर्स का एक रियलिटी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर सीवियरली अंडरस्टाफ्ड और पेशेंट्स के लिए बेड नहीं होता है। तो इट हाईलाइट्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर इशू है। इसके चलते क्योंकि डॉक्टर ओवररन हो जाते हैं एग्जिस्टिंग पेशेंट से, तो दे माइट अंडर परफॉर्म, या फिर पेशेंट जो आ रहा है उसका भी फंडामेंटल राइट टू बी ट्रीटेड डिसेंटली वो नहीं हो पाता बिकॉज द हॉस्पिटल्स आर अंडर स्टाफ्ड। इससे क्या होता है कि इवेंचुअली अगर कोई गलती हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है इन द डॉक्टर के हाथ से, या फिर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर डिड नॉट टेक केयर इनफ केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर और वो फिर वायलेंट हो जाते हैं। और ये हमेशा देखने को मिलता है। तो इससे ये दिखता है कि टास्क फोर्स के पास बहुत बड़ा मैंडेट है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। और एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट हैव एंड द होल सिस्टम हैज़ फेल्ड टू हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनफ डॉक्टर्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। इससे सिटीजन और डॉक्टर दोनों ही थ्रेट में रह रहे हैं। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर is on visit to Poland and Ukraine. तो Poland and Ukraine are currently one of the most talked about countries. Reason being यूक्रेन एक वॉर हो रहा है और पोलैंड उसका नेबर है। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ रेफ्यूजीज हैव फ्लेड यूक्रेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन पोलैंड। एंड पोलैंड क्योंकि नेटो का मेंबर है एंड पोलैंड इज ऑल्सो सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। तो इसके लिए ये इसी के कारण प्राइम मिनिस्टर का जो लास्ट विजिट था रशिया के बाद, ये इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट है। और इससे दिखता है कि हाउ इंडिया इज इंगेजिंग इन दिस कंट्री इन दिस रीजन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द करेंट रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और इसके बाद के भी उसका कोई रोल होगा। तो इसको एक बेसिक वे में देखेंगे। फिर एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे इस पे, जिसपे एक डिटेल फॉर्म में इस पे डिस्कशन होगा कि क्यों ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के लिए अब इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखती है। तो यूक्रेन के वॉर में प्राइम मिनिस्टर ने ये हाईलाइट किया है कि no problem can be solved on the battlefield. He has reiterated this several times on every international forum that he has got an opportunity to highlight. तो यूक्रेन वॉर से he has highlighted कि there is a rise in food cost, चूँकि रशिया और यूक्रेन दोनों एक एग्रीकल्चर जायंट्स है और उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पूरी दुनिया में जाता था। और रशिया वॉज अ प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, तो इसके चलते रशियन फ्यूल मार्केट में नहीं है, तो इसके चलते फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ा है। तो इसके चलते द मोस्ट जो सबसे वनरेबल था दुनिया में सदर्न ब्लॉक कंट्रीज़ या फिर ग्लोबल साउथ, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है कहीं भी दुनिया में वॉर होता है। स्पेसिफिकली रशियन यूक्रेन वॉर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। तो इसके चलते जो मेजर क्राइसिस वहाँ के रीजन के वहाँ के लोग तो फेस कर ही रहे हैं, बट उसका जो इम्प्लीकेशन है इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीकेशन है वो पूरे दुनिया में दिखता है, स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ में ये दिखता है। अब रिसेंटली इंडिया
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑन विजिट टू पोलैंड, इसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे। तो हम लोग पहले पोलैंड डिस्कस करेंगे और मे बी कल हम लोग यूक्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है कि इंडिया पोलैंड, तो पहले पोलैंड के बारे में देख लें। और पोलैंड इज हाउ इंपॉर्टेंट द कंट्री इज बिकमिंग ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड्स, हम लोग देखते हैं। पहले तो ये इसका जियो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंगेजमेंट इन द रीजन, बिकॉज देर आर नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी। तो इन सब कंट्री से इंडिया का बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है। दे आर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल यूरोप, कॉन्टैक्ट्स और पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन दीज कंट्रीज आर हेल्दी, बट उतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं जैसे बाकी वेस्टर्न पावर्स के साथ है। तो आफ्टर Germany, France, Italy and UK, Poland is the 5th largest economy in Europe. That means it is amongst the 5 top important players in the European Union. तो इंडिया का नेचुरल है इस कंट्री से इंगेज होने का अभी के लिए, क्योंकि वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो एक फीचर है कि यूक्रेन इज़ एन एजिंग इकोनॉमी या एजिंग कंट्री है, तो बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स का ज़रूरत पड़ेगा हमारे उनके वर्कफोर्स के लिए। तो इंडिया have an opportunity, Indians have an opportunity to work in Poland. और पोलैंड इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। सब तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, फ्रॉम माइनिंग टू टेक्नोलॉजी टू फार्मास्यूटिकल। लगभग सारे तरह के इंडस्ट्री है, जो कि किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इकनॉमी होगा, उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ के चांसेस होगा, और उससे इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया उससे एंगेज करे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। पोलैंड के साथ एक इट्स ए वेरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री। तो किसी भी पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री से इंगेजमेंट से बेनिफिट ये होता है कि देयर इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिटवीन द बायलैटरल रिलेशन ऑफ दीज कंट्रीज। अब इंडिया और पोलैंड किन किन चीज़ों में, किन किन एरियाज़ में इंगेजमेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल। तो पहले है कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट बहुत कम है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो उस चीज़ को बढ़ाना है। और कल्चरल इंगेजमेंट में देयर इज़ लॉट ऑफ चांसेस, बिकॉज सेंट्रल यूरोपियन लैंग्वेजेस आर सेट टू बी वेरी क्लोज टू संस्कृत लैंग्वेज या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। सिक्योरिटी कोऑपरेशन का भी चांसेस हैं, बिकॉज इट्स पोलैंड इज़ अ टेक्नोलॉजिकल मिडिल पावर। इट हैज़ द टेक्नोलॉजी टू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया में पार्टिसिपेट पोलैंड ईजिली कर सकता है। उसके बाद जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है ईयू से तो अच्छा है, बट ईयू के किसी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा और किसी कंट्री के साथ बहुत कम है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। उसके बाद है एनर्जी एंड सोशल सिक्योरिटी। व्हेन वी सी सोशल सिक्योरिटी, जब इकोनॉमी बड़ी होती है तो दे इंगेज विद अदर पोटेंशियल प्लेयर्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, पीपल सीक वर्क इन ईच अदर्स कंट्री। तो सोशल सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ़ इंडियन वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स स्टडी देयर एंड डू अ जॉब और परफॉर्म अ जॉब, तो उनका सोशल सिक्योरिटी भी उस कंट्री का ड्यूटी होगा। तो ये भी एक नया डायमेंशन होगा व्हेन देयर इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। अब एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है आज के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करता है कि हाउ एक डिज़ास्टर के सिनेरियो में कैसे स्टेट में भी अंडर इक्विप्ड है या उनके पास नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को, या अपकमिंग डिज़ास्टर को प्रोटेक्ट करना, या फिर उस रेजिलियंस को भी बिल्ड करना। तो आर्टिकल का नाम है फाइटिंग द वॉर। इट इज़ हाईलाइटिंग द त्रिपुरा फ्लड। तो रिसेंटली त्रिपुरा में फ्लड आया है ऑन गोमती रिवर, और उसके चलते देयर इज़ ए कैटास्ट्रॉफी, और बहुत सारे लोग या तो बेघर हो गए हैं या फिर किसी न किसी प्रॉब्लम में है, बिकॉज द सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। तो इस चीज़ को हाईलाइट करता है ये एडिटोरियल के सबसे पहला ये फैक्ट बताता है कि स्टेट्स मे नॉट बी इक्विप्ड इनफ, दे डोंट हैव नो हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जो बहुत प्रोमिनेंट है अभी डिस्कशन के लिए, उसमें वो इनकेपेबल हैं टू बिल्ड देयर ओन रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्स का एजेंडा है और दूसरा नो हाउ का है। स्टेट्स विल ऑलवेज हैव लेस रिसोर्स टू बिल्ड ऑन समथिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, बट जहाँ नॉलेज नो हाउ होता है वहाँ पे दे आर सिवियरली paucity of knowledge in this field. The editorial highlights that Tripura का climate action plan has some shortcomings.
तो वो क्या बताता है कि जैसे त्रिपुरा एक बहुत सारी नदी है वहाँ पे, बिकॉज वो वैली का पार्ट है, या ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी नदियाँ उसमें मिलती हैं, या उस रीजन में बहुत सारे बारिश ज़्यादा होती है तो स्ट्रीम्स का क्रिएशन और स्ट्रीम्स इवेंचुअली नदी बनने का प्रोसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सिल्टेशन का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है जहाँ पे भी हैवी मानसून होता है और ईजीली फ्लड प्लेन्स को ओवरवेलम कर देता है नेक्स्ट मानसून। तो अगर बहुत सारा सिल्ट इकट्ठा हो गया है तो नेक्स्ट टाइम में द फ्लड प्लेन और द रिवर बेड वोंट बी एबल टू कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि वाटर विल शिफ्ट इट कोर्स। जब वाटर शिफ्ट करता है अपना कोर्स, इट विल हार्म द पॉपुलेशन। तो अभी का जो फ्लड है त्रिपुरा में, इट इज़ मेनली ब्लेम टू बिकॉज ऑफ द सिल्टिंग। तो अगर किसी भी क्लाइमेट एक्शन प्लान में स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू नो ऑल द थिंग्स कुड बी दैट कुड एक्ट एज ए वनरेबिलिटी इन अ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। तो अगर कोई स्टेट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है तो ये दिखता है कि इट इज़ अंडरस्टाफ्ड या इट डज नॉट हैव द नो हाउ टू इम्प्रूव अपॉन द सिचुएशन। तो ये रिकमेंड कर रहा है टू इन्हांस द नो हाउ ऑफ द क्लाइमेट इशू, the state agencies have to engage with these states, especially those states जो कि extremely vulnerable हैं। उसके बाद जो नो हाउ बनेगा that will enhance the climate preparedness और long term resilience। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ दिखता है कि कैसे हिमालय रीजन जो है इट इज़ एक्सट्रीमली वनरेबल टू लैंडस्लाइड्स, और कैसे स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल एजेंसीज या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इज एक्टिंग एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर टू क्रिएट एन एडवाइजरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो आईटी मंडी ने सेंसर्स लगाए हैं टू प्रेडिक्ट द लैंडस्लाइड या ऐसा सिचुएशन जो लैंडस्लाइड में आने वाले घंटों में बन जाएगा ऐसा सिचुएशन। तो ये सेंसर्स क्या करता है, दे कलेक्ट दिस डेटा और आईटी मंडी में ये प्रोसेस होता है डेटा और इवेंचुअली इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो एसोसिएशन है इट इन्हांसेस द प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। और इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि इफ़ यू प्रिपेयर इन दिस सिनेरियो ऐसे सिचुएशन में टू इम्प्रूव अपॉन द नॉलेज ऑफ द स्टेट, क्योंकि अगर कोई क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हो जाता है तो स्टेट हैज़ टू एक्ट आफ्टर द इवेंट, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा रिलायंस करना पड़ता है फॉर द सेंट्रल एजेंसीज फॉर फंड्स फॉर मैन पावर टू ओवरकम द डिज़ास्टर। बट अगर पहले से ही ये नो हाउ रहेगा और मिटिगेशन में वो एक्शन प्लान उस तरह से क्रिएट करेंगे तो दे कैन ओवरकम द सिनेरियो बाय देमसेल्व्स, और मिटिगेशन हो पाएगा कि लाइफ और प्रॉपर्टी का हार्म ना हो बाई दीज क्लाइमेट अर्जेंसी या क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफीज। So that will be all. Thank you very much.